राम राम सा। मैं जोधपुर से कांता बुआ राजस्थान के गद्दीपति सा सरपंच सा। मैंने अभी हाल ही में इनको केले किए हैं। राम राम सा। राम राम। मैं हूँ रोशनी बुआ। मैं हूँ बाबली बुआ। इनको मैंने सरदारपुरा मांग खाने के लिए दिया है। उसको मैंने आशीन वोट दिया है मांग खाने के लिए। और ये सब मेरे चेले हैं। इनकी शिकल देख लो। इनके सिवा 1 रुपया भी कोई भी आया तो मत दो। मातृशक्ति यदि नहीं बची तो बाकी यहाँ रहेगा कौन? प्रसव वेदना, लालन पालन, सब दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानवता को त्यागो, फिर ये उत्तर दो। इस नन्ही सी जान के दुश्मन को इंसान कहेगा कौन? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ अभियान से जुड़े किन्नर गुरु कांता बुआ की आमजन से एक विनम्र अपील। नमस्कार, इस लाइव शो एक मुलाकात में मैं आपकी होस्ट ओदो शिल्पा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब भगवान शिव ने इस सृष्टि के निर्माण के लिए अपनी शक्ति को खुद से अलग कर दिया। शिव बन गए नर और उनकी शक्ति बन गई मादा, यानी कि एक रूप हो गया पुरुष का और एक रूप हो गया महिला का। लेकिन जब सृष्टि के निर्माण की बात आई और ये भी लगा कि यह सृष्टि खत्म हो जाएगी एक पुरुष और एक महिला के निर्माण से, तो उन्होंने खुद रूप ले लिया अर्धनारीश्वर का, क्योंकि वो शक्ति जो महिला थी वो उन्हीं का एक हिस्सा थी। अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शिव का ही एक रूप है। अब अगर हमारे समाज की बात की जाए, इस दुनिया की बात की जाए, तो क्या हमारे बीच में भगवान रह सकते हैं? ये हमारे लिए संभव नहीं। लेकिन भगवान ने अपना एक रूप हम लोगों के बीच छोड़ दिया, जिसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले ना नर ना पुरुष, अर्धनारीश्वर की, जिसे हमारे समाज में किन्नर के नाम से जाना जाता है। किन्नर वो शक्ति है जो अगर दुआ दे दे तो वो फल जाती है। अगर उनकी नाराजगी आपके सामने आ गई तो वो सजा भी आपको पानी पड़ेगी। किन्नर वो होते हैं जो खुशी से अगर 1 रुपया भी आपको दे दे और वो 1 रुपया आप अपने पर्स में रख ले तो तरक्की करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कहा जाए तो दुआओं का भंडार होते हैं किन्नर। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक खास शख्सियत से, जिनको आप सभी जानते हैं, जिनकी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं और जो आपसे बहुत प्यार करती हैं। आज हम आपको स्टूडियो में मुखातिब करवाने वाले हैं कांता बुआ से। आप गादीपति हैं और जब आप उनसे बात करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं उनकी तारीफों के इतने पुल क्यों बांध रही हूँ। तो चलिए मुखातिब होते हैं कांता बुआ से। कांता बुआ, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत तहे दिल से और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे जिजमान, जो जोधपुर के मेरे जिजमान है, राजस्थान के मेरे जिजमान है, जो मुझे इतना प्यार करते हैं। उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ सदैव वो खुश रहे, आनंद की बंसी बजे और भगवान हमेशा उनको खुश रखे। आपकी दुआ और आशीर्वाद का परचम इतना लहराता है कि जब आप दिल से किसी के लिए अच्छा बोल देती है तो हमेशा अच्छा होता है। और आप हमारे स्टूडियो में आई आपकी सब चेलों के साथ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे को इतना मान करके बुलाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अपने सवालों का सिलसिला करूं उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, हालांकि काफी मुलाकात मेरी आपसे हो चुकी है, मैं कांता बुआ को काफी हद तक अपने करीब से जानती हूँ, लेकिन मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि असली में कांता बुआ कौन है और उनका सफर आज तक का क्या रहा है। तो आप हमारी दर्शकों को ये जरूर बताइए। कांता बुआ का एक बचपन है यही जोधपुर का, मैं कोई बाहर से नहीं हूँ, जोधपुर की हूँ मैं और यही पावटा रसा रोड की हूँ मैं, कोई बाहर की नहीं हूँ। मेरा बचपन यहाँ का ही है और जब मैं पैदा हुई थी तो उस टाइम तो बच्चा ना समझ होता है, समझता नहीं है। जी। ऐसा करने के बाद धीरे धीरे मेरी 10 साल की उम्र हो चुकी थी, 10 साल की मैं हो चुकी थी। उस टाइम कमला बुआ का आपने नाम भी सुना था और उनका बहुत जिजबान इज्जत भी करते हैं, आज भी बहुत नाम है कमला बुआ का। तो कमला बुआ मेरे मम्मी से मिली थी और मम्मी को बोला था कि भाई ये बच्चा अभी आप इसको अभी 10 साल का आपने कर चुका है, जब मैं अपना होश संभाल चुकी थी। 10 साल का बच्चा सब समझने लग जाता आजकल के टाइम में। तो बोला था कि भाई अभी ये ऐसे ऐसे ही किन्नर समाज है और अभी किन्नर का सब तो अभी बोलने लग गए हैं, पहले नाजर कहा करते थे कि भाई ये नाजर है और आप इसको अपनी खुशी से अगर हमारे को दोगे तो मेरी बात सुनो, इसकी जो जिस तरीके से हमारी परंपरा होती है, जो किन्नर समाज की जो होती है, तो उसी तरीके से ये हमारे समाज में ढलेगी, हमारे रीति रिवाज को समझेगी, हमारे समाज को ये समझेगी, आपके पास रहेगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपकी जो फैमिली, आपके जो परिवार है, कब तक इसको अपनाएंगे, ऐसा सोच के। और मैं समझ लो 1 साल और मम्मी ने काटा, मैं 11 साल की हो चुकी थी। तो फिर मेरे को ना तो कोई स्कूल नहीं, कोई मेरा कुछ भी, जैसे एक बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं तो वो मेरा कुछ भी नहीं था। परिवार में मेरे को जैसे एक लड़के की तरह रखा, लड़के के कपड़े में रखते थे। कोई मेहमान आते थे
गेट को बंद करके सबसे पहले मेरी एंट्री होती थी गेट के अंदर। ऐसा करता 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 मेरे को एक जलन एक इसका होने लग गई कि भाई जो मेरा भाई है वो बाहर जाता है, उसको परिवार बाहर लेके जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, सब कुछ, और मैं ही ऐसी क्यों जो मेरे को अंदर ये रख रखा है इन लोगों ने। फिर उसके बाद में जब कमला बुआ और नवाब जी वो लोग सब मेरे परिवार में मेरी मम्मी को बातचीत करी उन्होंने, तो मेरे से पूछा, तो इसका गुस्सा होता है ना, तो गुस्से में मैंने हाँ कर दिया। मैं कहा मैं चली जाऊंगी, गुस्से में बोला था, ठीक है ना, गुस्से में बोला था। वहां जाने के बाद एक मैंने सोचा कि वह मैं गुस्सा करूंगी और फिर ये मेरा भी आजादी हो जाएगी बाहर घूमना फिरना जैसे, तो उस चक्कर में गुस्से गुस्से से मैंने हाँ कर दी थी। तो मैं फिर वो लोग है ना, क्या नाम है, जैसे एक रीति रिवाज होता है वैसे मेरी मम्मी को बुलाया, मम्मी को बुला के और मेरे को बोला कि भैया आज से ये बच्चा हाथ में हाथ लेके, ये बच्चा हमारा है और ये हमारा परिवार है, हमारा अंश है, और अब इससे आपका इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा करके। और मेरे को उन्होंने तो मेरे को बिठाती, और सबसे पहले वो हमारी एक रिवाज होती है, जैसे अब मैं सीखी हूँ तो मैं भी करती हूँ, हमारे कोई नई पीढ़ी आती है वैसे गुड़ का वगैरह का पीला कलर का रुपट्टा ओढ़ाया, तो मैं उस रुपट्टो को देख रही, मेरे कहा भाई मैं पैंट स्वेटर ये क्या है, ये वो जैसे जो परिवार में होता है वैसा करने के बाद में मेरे को ना अच्छा भोजन वगैरह जो मेरे देखा बच्चे होते हैं आज तो आपको पता ही है, तो मेरे को उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा। करीब 3-4 दिन में वहाँ पे रही। फिर उसके बाद में मेरे को ना वो लोग ले गए बाहर, जैसे वो जो हमारे किन्नर का सम्मेलन होता है ना, उसमें वो लोग बाहर ले गए। बाहर ले जाने के बाद में पूरा समाज इकट्ठा होने के बाद में, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैं घर पे आना जाना था। और वो वाली बात है कि जैसा माहौल था वैसे मैं ढल गई जी। और एक बात आपको खुशी से एक बात और बताती हूँ मैं, ये भी बात, एक किन्नर की एक ताली ऐसी होती है, एक किन्नर की ताली ऐसी होती है कि जो जिजमान के घर पे जाके अगर वो ताली 7 बार ताली बजेगी तो ये समझ लो उसकी घर की अला बला रोक दो ताव तप हरी बीमारी सब उस घर से चली जाती है। यहाँ तक कोई भूत पलीत जिन या कुछ भी घर में हो वो 10 कदम दूर जाएगा, क्योंकि हमारी ताली एक पवित्र एक पाक होती है, जिजमान के घर पे बजती है। ये ताली इसलिए बजती है कि जिजमान हमेशा वो खुश रहे, खुशहाल रहे और भगवान उनको हमेशा खुश रखे, ये हमारी ताली बजती है जिजमान के पास। और बोल। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि आपकी माँ ने ये समझ के कि आपको किन्नर समुदाय में चले जाना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया तो आप चले गए, लेकिन आज के जमाने की मैं बात करूं, आज भी ऐसे कई परिवार हैं, ऐसे माता पिता जिनके घर में अगर एक बच्चा किन्नर के तौर पर पैदा होता है तो वो मायूस हो जाते हैं, या फिर उस चीज को समाज में मानने के लिए वो तैयार नहीं होते। वो समाज के सामने खुले तौर पर ये बिल्कुल नहीं मानते कि हमारा बच्चा किन्नर समुदाय में जाए या फिर हमारा बच्चा किन्नर है, इस चीज को कहीं भी मानने को तैयार नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ आप ऐसे माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले उनको ये संदेश दूंगी, जिस तरीके से अभी जो आज के टाइम में जो उससे पीढ़ी बदल रही है ना, पहले लड़की के मामले में भी बहुत चलता था कि भाई लड़की को पढ़ाओ नहीं, ये मत करो वो मत करो, है ना। उसी तरीके से मैं यही उन माँ बाप जो जितने भी हैं जोधपुर की जो जनता है, जो अभी तक मेरे को इस लायक में देखती है, जो मुझे प्यार भी करती है, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, भगवान उनके बच्चे जियो। जो किन्नर पैदा होता है, पहले के टाइम में किन्नर जाते थे, कोई देता था तो ठीक है, नहीं तो उसको लेके आ जाते, जबरदस्ती के टाइम होया करता था। आजकल के टाइम में मैं मेरी तरफ से यही कहूंगी उन्हीं माँ बापों को कि चाहे आपके घर में किन्नर भी पैदा क्यों ना हो, उस किन्नर को उस लायक करो, उसको पढ़ाओ, उसको लिखाओ और उसको उस काबिल करो। जरूरी नहीं ये सारी उम्र ये क्या है ताली बजा के भीख मांगना, नहीं। मैं ये मेरी जो नजर है, मैं जो मेरी अब नजर है, मैं यही चाहूंगी अगर कोई बच्चा अभी मैं भी कोई समझ लो कहीं पैदा हुआ है, मेरे को फोन करके बुलाया कि बुआ ये बच्चा पैदा हुआ है आप लेके जाओ, तो मैं उनके मम्मी पापा को ये कहूंगी अगर आप इसकी परवरिश नहीं कर सकते, खिला पिला नहीं सकते हो, तो मैं उसकी परवरिश भी करने के लिए तैयार हूँ, पर उसको उस काबिल करो। आजकल पीढ़ी बदल रही है, ऐसा भी कानून आएगा, ऐसा भी सरकार कानून ला के खड़ा करेगी कि किन्नरों को नौकरी, जैसे मैंने अभी सुना हाल ही में, मैं भी सुन के बैठी हूँ, अभी मैंने अपना थोड़ा सुना है कि किन्नरों को भी नौकरी मिली जाएगी। जी, आरक्षण का एक मुद्दा है। हाँ जी, कि किन्नरों को भी नौकरी दी जाएगी। किन्नर भी अपनी खुशी से है ना, अगर वो चाहे तो भीख मांग सकता है, वो नहीं चाहे अपनी खुशी से तो वो नौकरी कर सकता है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो मेरे भी दिल में यही उम्मीद है कि अगर ये जिस तरीके से अभी ये चल रहा है तो पता नहीं, क्या पता समय कैसा आ जाए, जरूर थोड़ी ये साल है, क्या पता अगले साल, क्या पता 5 साल बाद में भी, क्या पता शायद अभी भी ये समय आ सकता है कि भाई के किन्नर जिस तरीके से जाते हैं घर में बच्चे की शादी की बधाई लेने जाते हैं
और बच्चा पैदा होता है, शादी होती है तो उसमें नाच गाना करके किन्नर लेके आते हैं। तो अभी ये मैंने सुना है कि अभी ये मुद्दा चल रहा है इसको लेके कि भाई किन्नर भी चाहे तो किन्नर की भी ये नौकरी का आदेश होगा। जब बाहर हो चुका है तो अपने राजस्थान में भी ये मोल आने वाला है। मैंने सुना तो है और इतना मेरे को पता नहीं है पर सुना जरूर है। अच्छा, आपने सुना है तो आप इस चीज को कितना सही मानती हैं कि जिस तरह महिलाओं को पुरुषों को आरक्षण दिया जाता है उस तरह किन्नर को भी आरक्षण दिया हाँ, क्यों नहीं। मैं भी चाहूंगी कि किन्नर को भी जिस तरीके से एक लेडीज को हक मिलता है, एक जेंट्स को हक मिलता है, वैसे ही एक किन्नर को भी बरोबर का हक दिया जाए। आज मैं पहचान पत्र के लिए मैं जानती हूँ ना कितनी परेशान हुई। मेरे से पूछते हैं तुम्हारे मम्मी पापा को लाओ, तुम्हारे उसको लेके, और मैं मेरे मम्मी पापा को कहाँ लेके आऊंगी। एक बात बताओ, मम्मी पापा ने जो उनका फर्ज था, जो उन्होंने कुछ भी था, जैसे भाई बचपन था, कुछ भी था, छोड़ दिया। हमारी पीढ़ी चलती है, किन्नर समाज से चलती है, परिवार से तो चलती नहीं है ना। तो अब मेरे चेले के लिए पहचान पत्र के लिए मैं जाऊं तो इनके मम्मी पापा का सर्टिफिकेट लाओ, ये कब है, ये कौन जाति के, कहाँ से पैदा हो, ये कहाँ के हैं, कहाँ। तो मैं क्या करूं, तो मैं यही चाह रही हूँ ना कि हमारे लिए भी सरकार एक योजना ये बनाई जाए कि हमारे भी पहचान पत्र, हमारे भी हमेशा कार्ड हो, हमारे भी राशन हो, हमें भी वही हक दिया जाए जो एक लेडीज को, एक जेंट्स को दिया जाता है। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और है कि हम टीवी में भी आपका एक ऐड देखते हैं जिसमें आप बहुत अच्छा मैसेज दे रही हैं कि बालिका हत्या को रोकने का तरीका, कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो आप सभी के साथ जाएंगी, 101 की बधाई दे के आएंगी वहां पर और ढोल बजा कर आएंगी। तो यानी कहीं ना कहीं आप इस चीज को सपोर्ट करती हैं कि बालिका हत्या को रोकना चाहिए, है ना। और हमारा समाज आज हम कितने भी फॉरवर्ड हो गए लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो मानसिकता है कि बालिका हत्याएं होती हैं, चाहे इसे आप सिरे से नकार दें, लेकिन छुप छुपा के जैसे भी हो, कोख में लड़का है लड़की इसका पता भी लगाया जाता है, चाहे ये गैर कानूनी है। तो कहीं ना कहीं बालिका हत्या को रोकने के लिए आपने एक मुहिम छेड़ी है, तो उसमें आगे आप कहाँ तक जाने का सोच रही हैं? मैं सबसे पहले इसमें एक इंसान का नाम जरूर लूंगी, पूरी लाइफ सभी देख रहे हैं जी। और मैं नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा इसीलिए करूंगी कि मैंने एक ऐड देखा था, उसमें किन्नर समाज का भी एक नाम था। जैसे गुजरात में किन्नरों को फ्लैट, मकान, सब कुछ सुविधा दे रखी उन्होंने, है ना। और उनको ये भी कह रखा है जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कोठी है, हवेली है, वैसे वहाँ पे जाली वो बोलते हैं, गुजरात में जाली जैसे कमरे बना रखे हैं, उनको सबको सुविधा दे रखी है। उसी तरीके से मैंने भी उनका ऐड देख के वहाँ के किन्नर बहुत खुश हैं, नरेंद्र मोदी जी से बहुत ज्यादा खुश हैं। और हमारे समाज है, हम लोग बैठते हैं उठते हैं, तो उनको देख के उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे भी होता है, यूं भी होता है। तो मैंने कहा ऐसा भी होता है कि हाँ ऐसा होता है। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा कि भाई इसी तरीके से हमारे राजस्थान में भी ये मोल आना चाहिए, हमारे राजस्थान में भी आना चाहिए। आज बुरा नहीं मानो, हम खुद 1-1 रुपया जोड़ के, और हम लोग हमारी कोठी की हर चीज की जिस तरीके से होता है, हमारी अभी गिनती में गिनती नहीं है। एक तरीके से देखने जाओ तो अभी राजस्थान की बात कर रही हूँ, राजस्थान में देखने जाओ तो बहुत से किन्नर ऐसे हैं जो अभी अनजान है इन चीजों को लेके। मैं वापिस फिर से वहीं आ जाती हूँ, बच्चियों को लेके जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐड दिया है, हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री मैडम जी, उन्होंने भी ऐड चलाया है बच्चियों को लेके, तो मैं उसी को देख के मेरे दिल में ये बात जगी कि हम बच्चे की बधाई लेने के लिए जाते हैं जहाँ लड़का पैदा होता है, वहाँ हम लोगों को दरी बिछाएंगे, खूब नचाएंगे, गवाएंगे, बच्चे को गोदी में देके आशीर्वाद भी दिलाएंगे, खूब अच्छी बधाई देंगे। और गलती से अगर बाई चांस मान लो किसी के घर में लड़की हुई, अगर मैं उसके घर में चली गई हूँ कि भैया लड़का हुआ है, तो क्या कहेंगे, सीधा माथे पे हाथ करके के जाके देख लो बुआ छोरी पैदा हुई है। सबसे पहले वो यही सवाल करते हैं माथे पे हाथ धर के। तो मैं वही चाह रही थी कि परंपरा टूटे, ये माथे पे हाथ धर के, जो अगर ये माथे पे हाथ धर के इसी तरीके से आप कह रहे हो बेटी पैदा हुई, ये माथे पे हाथ धर के कहना चाहिए बेटा पैदा हुआ। ये परंपरा को लेके मैंने तोड़ने का ये मन में सोचा। मैं राजस्थान की क्या, मैं ऑल इंडिया तक की मेरा मैसेज जाना चाहिए। मैं तो दिल से अभी भी यही चाहती हूँ कि जो लड़की होने पे जिस तरीके से हम लोग किन्नर समाज बेटा होने पे खुशियां मनाते हैं, उसी तरीके से मैंने मन में ये सोचा हमारे किन्नर समाज बेटी होने पे जाए, गा बजाकर उस बेटी को 151 दे, और उस बेटी को और उन माँ बाप को सबक इस चीज का मिले कि किन्नर भी देख लो, किन्नर भी इस बेटी होने पे खुश है, तो आप भी खुश हो। इस बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, जब तक वो बेटी अपने पगों पे खड़ी नहीं होए जी तो उसकी शादी मत करो, उसको उसके पगों पे खड़ा करो, उसके भविष्य उसके ऊपर सौंपो कि वो नौकरी करना चाहती है कि वो शादी करना चाहती है। क्योंकि देखो जमाना धीरे धीरे बदल रहा है, ये नहीं है अपना परंपरा वापिस जाओगे 10 साल 20 साल 50 साल वापिस नीचे चले जाओगे, नीचे मत जाओ, वो उसको डायरेक्ट ऊपर उठो।
और मेरा सबसे पहले यही है कि बेटी होने पे हमारे किन्नर समाज 151 देंगे और उन माँ बाप को तहे दिल से हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि बेटी हुई है, इस बेटी को पढ़ाओ लिखाओ और इस बेटी को उस बुनियाद पे कर दो कि वो जब खड़ी होगी ना तो उसका पापा बोले कि वो देखो वो मेरी बेटी है जो आज हवाई जहाज उड़ा रही है, वो देखो मेरी बेटी वो के ट्रेन चला रही है, वो देखो मेरी बेटी के डॉक्टर है। तो मैं ये चाहूंगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अभी आपने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया। हाँ जी। यानी कहीं ना कहीं आप उन्हें फॉलो करती हैं, उनकी जो मैसेजेस है चाहे बालिका शिक्षा को लेकर या बालिका हत्या पर रोक, आप उनको फॉलो करती हैं। कहीं राजनीति में ये बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे नरेंद्र मोदी जी का हाथ तो नहीं कि उनको देख के आप इंस्पायर हो गई हैं? मैं सबसे बड़ी बात यह है कि देखो हमारे किन्नर समाज में यही होता है कि बस सुबह उठो, ढोलक लेके जाओ, कमाओ और अपने डेरे में आ जाओ, हवेली में आ जाओ। तो धीरे धीरे मैं दिल्ली भी गई किन्नरों में, मैं कहाँ नहीं गई। ये वहां जाने के बाद में मेरे को एहसास हुआ कि बहुत से किन्नर हमारी समाज के जो बाहर के किन्नर हैं, जो कोई एमएलए है तो कोई पास्टर है, कोई क्या है। तो मैंने मन में ये सोचा, जब मैं जोधपुर में आने के बाद में मैंने ये मन में सोचा कि काश अगर मैं थोड़ी मेहनत करूं, काश मैं भी कुछ आगे बढ़ने का सोचूं तो एक हमारे मिसाल बन सकते हैं, मिसाल बन सकते हैं उस चीज को देख के। फिर और दूसरी आपने ये सवाल करा नरेंद्र मोदी जी को, तो मैं रियल में कहती हूँ ये बात सच है। मैं नरेंद्र मोदी जी की बहुत इज्जत भी करती हूँ तहे दिल से, क्योंकि वो किन्नर समाज को समझते हैं। देखो मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं किसी के बारे में गलत बात नहीं कर सकती मैं, पर ये बात जरूर बोलूंगी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने किन्नरों को, बहुत सी सरकार आती है जाती है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती, पर ये बात जरूर बोलूंगी एक नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं, प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने देखो कितनी अच्छी बात है किन्नरों के बारे में सोचा। सबसे बड़ी बात तो ये क्या होगी ये बताओ। तो उसी लिए मैंने उनको देख के मैंने बीजेपी ज्वाइन की और मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ कर पाई तो हमारे किन्नरों के लिए भी करूंगी, खास करके उन बेटियों के लिए भी कर पाऊंगी कि जो बेटी अभी तलक बहुत से आपने भी सवाल करा था कि ऐसी बहुत सी जगह भी है जो बेटियों के लिए ऐसा होता है वो होता है। तो हम लोग सब घर में जाते हैं जी। एक दिन में 36 घर का रोन चक्कर काट के आते हैं, तो उसमें हमारे को ये पता है कि कौन जिजमान कैसा है, कौन जिजमान कौन है, कौन क्या है, कौन क्या है। तो मैं ये चाहूंगी कि अगर मैं कुछ मनती भी हूँ तो ये बात मेरी पक्की है, ना तो हमारे कोई आगे है ना कोई पीछे है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी जनता की सेवा कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा लेन के अंदर वो तो प्रधानमंत्री थे, उनको लेन में खड़ा होने की क्या जरूरत थी। जी। फिर भी वो लेन में खड़े रहे। तो उसी तरीके से कांता हुआ भी दिल से कह रही है क्या अगर मैं कुछ मन भी गई ना तो आप लोगों का विश्वास, मेरे जोधपुर वासियों का किसी का विश्वास मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगी मैं। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो किन्नरों के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, इसलिए आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है और होना भी चाहिए। अब आप बतौर खुद एक किन्नर हैं और आप कह रही राजनीति में आप आई भी इसीलिए कि किन्नरों का कुछ भला हो सके या फिर उनके विकास के लिए कोई रास्ता खुले। तो आपके दिमाग में कुछ तो ऐसी चीजें होंगी कि मैं किन्नरों के लिए ये करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं किन्नरों के लिए सबसे पहले यही करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से हमारे अभी एक प्रॉब्लम चल रही है इस चीज को लेके कि देखो एक पहचान पत्र को लेके बहुत दिक्कत चलती है, एक राशन कार्ड को लेके। दूर क्यों जाओ, मैं मेरे बारे में कहती हूँ, जब सब लेन में खड़े होके वोटिंग लिस्ट होती है ना, सब लेन में वोट देने के लिए जाते थे ना, तो मैं जब कोई जिजमान के घर बदे लेने जाती थी तो मैं पूछती थी कि आप कहाँ जा रहे हो, कि हम वोट देने जा रहे हैं। तो उस टाइम मेरे भी अंदर से एक आवाज निकलती थी कि काश कि मैं भी वोट दे पाती, काश मैं भी इन्हीं की तरह वोट देती, मेरा भी एक वोट लगता, मेरे पास में भी कोई प्रूफ होता। तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जो मैं क्या बताऊंगी, बहुत से सवाल ऐसे हैं। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हमारे किन्नर समाज का भी भला हो, हमारे किन्नर समाज को भी देखो आज देखने जाओ तो अभी के टाइम में किन्नर सबसे पीछे है, अभी जो देखने जाओ तो क्यों, क्योंकि देखो एक वो वाली बात है, आज आपसे सवाल है मेरा, आप मेरे से सवाल कर रही, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, इस चीज का सवाल कर रही हूँ। आप अभी यहाँ से जोधपुर से स्टार्ट हो जाओ, ठेठ जयपुर तक चले जाओ तो लेडीजों के लिए भी बताओ टॉयलेट है, जेंट्स के लिए भी टॉयलेट है ना, तो हमारे किन्नरों के लिए क्यों नहीं है? सोचने की बात है, किन्नरों के लिए क्यों नहीं है? अगर जेंट्स में जाओगे तो मुंह पर हाथ देना पड़ेगा, लेडीज में जाओगे तो लेडीज कह रहे हैं किन्नर। आप रिजर्वेशन ऑफिस में जो फॉर्म होगा उसी को ले लीजिए, उसमें महिला पुरुषों के लिए तीसरी लिंग के लिए कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। इसीलिए मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे किन्नरों के लिए भी सब कुछ होए, जो सुविधा सरकार योजना काटती है पुरुष के लिए स्त्री के लिए, तो आधा लिंग पुरुष किन्नर समाज,
उनके लिए भी वही सरकार बरोबर में हमारे लिए भी वही करा जाए, ये मैं चाहती हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जोधपुर से बाहर आप राजस्थान से बाहर भी बहुत जाती हैं, और हाल ही में शायद कुछ महीने पहले आप दिल्ली में सम्मानित भी हुई है, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। हाँ। तो आप जब बाहर जाती हैं राजस्थान से बाहर, तो क्या वहां के किन्नर जो समुदाय हैं और आपका जो जोधपुर का किन्नर है, क्या उसमें कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं, कहीं कोई फर्क है कि वो कुछ आगे तरक्की कर चुके हैं या वो भी वही हैं, या फिर जब आप जाती हैं तो आप लोगों का कोई ग्रुप डिस्कशन होता है इस चीज को लेके कि सब कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसमें ये होता है कि देखो मेरी बात सुनो, जो गुरु होता है, मेरा तो गुरु है नहीं, मेरे गुरु के देते हुए आज बरस बीत गए जी, है ना। सास बहू को बात ले लो, जैसे सास होती है ना, तो वो अपनी बहू को धीरे धीरे सिखाती है। आजकल के सास बहू को सिखाती है आप पढ़ाई करो, नौकरी करो। अभी जो समाज बदल रहा है उसी तरीके से हमारे किन्नर में भी हो रहा है कि भाई ये बच्चियों को सिखा रहे हैं हमारे किन्नर जितने भी हैं कि अगर आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, आप अगर नौकरी करना चाहो तो नौकरी करो, आप अगर बाई चांस मान लो कोई राजनीति में आने की कोशिश, जिस तरीके से जैसे जिस्मान इज्जत करते हैं, आज जिस्मान खुद तय करते हैं, वही जिस्मान के ऊपर होता है। मैं ये नहीं कहती मेरे ऊपर नहीं, जिस्मान के ऊपर तय होगा। अभी राजस्थान के जितने भी जिस्मान है, अपने जोधपुर के जो भी जिस्मान है, अगर वो चाहे कि भाई कांता बुआ, मेरी बात सुनो, कांता बुआ को अपने ये नहीं तो ये चीज दी जाए, ये नहीं तो ये चीज दी जाए, तो वो जिस्मान के ऊपर चुना जाएगा। वो जिस्मान खुश होगा, जिस्मान चाहेगा तो हम लोग आगे आएंगे। वो जिस्मान चाहेगा कि भाई आप सिर्फ गा बजा के अपना पेट भरो, आपको करने की जरूरत नहीं है, तो वो जिस्मान के ऊपर है। हमारे तो जिस्मान ही हमारे माँ बाप होते हैं, हम जिस्मान के ऊपर सौंपते हैं, हम हमारे अधिकार से नहीं चलते। हमारा अधिकार कहाँ है? हमारा तो जिस्मान अधिकार है, हमारे जिस्मान अधिकार, क्योंकि हमारा रोटी दे वाली जिस्मान है। अगर जिस्मान चाहेंगे जब भी तो हम आगे जाएंगे। बिल्कुल जिस्मान के ऊपर है, हमारी जो भी बात है सब जिस्मान के ऊपर है। हमारे जिस्मान जोधपुर के जितने भी हमारे जिस्मान है वो चाहेंगे कि भाई कांता बुआ मेरी बात सुनो, कुछ करे, बच्चे के लिए भी करे तो कुछ किन्नर के लिए भी करे, तो वो जिस्मान चाहेंगे, जिस्मान तय करेगा। मैं तय नहीं कर सकती, जिस्मान तय करेगा। हमारे लिए माँ बाप परिवार पूरा हमारे जिस्मान है, तो जिस्मान जैसा चाहेगा वैसे ही मैं करूंगी। मैं मेरी जिस्मान से अलग नहीं जा सकती। जैसा जिस्मान कहेगा कि बुआ आप ये काम करो, और ऐसे भी बहुत से जिस्मान है सपोर्ट करते हैं मेरे लिए, मेरे को बोलते भी हैं कि कांता बुआ के हाँ अभी गौरक्षा यानी कि प्रदेश अध्यक्ष जैसा मेरे को मना रखा है, ठीक है ना, उसमें भी मैं काम कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मेरे को चीजें बना रखा है। कुछ सोच समझ के तो मेरे को सर्टिफिकेट दिया होगा उन्होंने, है ना, पर ऐसे बहुत से भी हैं जो कांता बुआ की छवि नाश करने के लिए बैठे हैं। अभी अखबार में वीडियो में भी आ रहे हैं, जोधपुर के जितनी भी जनता देख ही रही है। जी, मुझे उस बारे में आपसे बहुत सारी बात करनी है, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे इस बीच में है। हाँ जी, आप किन्नर जो समाज है उसमें गादपति कांता बुआ के नाम से जानी जाती हैं, तो मैं चाहती हूँ दर्शक और ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस चीज को लेके कि गादपति किस पद की और इशारा करता है, गादपति से क्या मतलब है? इसमें यह है जी कि इलाका हमारा बटोवा है जी, हमारा इलाका बटोवा है। मेरी महादेव नगर में माजिसा भवन 400 प्लॉट नंबर, जो मेरे 24 चैनल में भी न्यूज चल रही है उसमें मेरा, मैं पूरा हवेली का एड्रेस देती हूँ। मेरी आईडी कार्ड भी मैं उसी नाम से है मेरा। मैं महादेव नगर माजिसा भवन 400 प्लॉट नंबर में वहाँ रहती हूँ, महादेव नगर में। और गद्दी की बात यह है कि गद्दी मारवाड़ में हमारे जोधपुर की बात कर रही हूँ। जोधपुर में 2 गद्दी है, एक कमला बुआ के नाम से गद्दी है, एक कांता बुआ के नाम से गद्दी है। कमला बुआ की तो डेथ हो चुकी है, अब उनकी कुर्सी पे बैठी है मीना बुआ, ठीक है ना, और मैं मेरी गद्दी की मालिक हूँ, ठीक है ना, मैं मेरी गद्दी की मालिक हूँ। बाप मरने से उसकी बेटी की गद्दी या उसके बेटे का जो अंश, जो बेटी की जो जायदाद है उसको कभी हटाया नहीं जाता है। अगर समझ लो कि भाई बाप की डेथ हो चुकी है और बाप का एक ही बेटा है तो वो एक ही गद्दी को पकड़ेगा, फिर मतलब एक ही हवेली को पकड़ के बैठे रहेगा। और बाप की डेथ होने के बाद में बाप अपनी जीते जी बंटवारा करके चला जाता है तो उसको कोई खारिज नहीं कर सकता है ना। तो पूरे जितने भी मारवाड़ के जितने भी पंच थे उन पंच ने मुझे इलाका का मुखिया बनाया गया। उनके सेन भी है, अंगूठे भी हैं और पूरी बाकायदा पक्की मेरे पास नोटरी भी है। और हमारी समाज से ही मेरे को मेरी बात सुनो जिला प्रभारी घोषित कर रखा है पूरे पंच ने जी। तो मैं मेरी समाज की जोधपुर की आदि गादी, मैं ये नहीं कहती पूरी, आदि गादीपति मैं हूँ, आदि गादीपति मीना बुआ है जी। अच्छा, क्षेत्रों की बात की जाए कि जैसे जोधपुर में ऐसे एरियाज हैं जिन्हें बांट दिया गया है, आपके हिसाब से भी जैसे आपने अपने एक चेले को कोई और क्षेत्र दिया है, कोई और दिया है, तो चेलों के हिसाब से आप क्षेत्र बांटती हैं उसमें, या फिर आप चेलों की डिमांड से, या फिर आप अपने हिसाब से? चेले की डिमांड से नहीं बांटती हूँ मैं जी। उसमें ये होता है कि अगर कोई इंसान
समझ लो कि ये मेरी बिंदिया बुआ मेरी चेला है जी। ये जाती है माता के थान, फरिया नगर, लाल सागर, मंडोर, मगरा वगैरह ये इलाके में जाती है, तो इसको जिजमान जानता है ना, तो फिर इसको जो जानता है जिजमान ना, तो फिर मैं इसी को भेजूंगी, ठीक है ना, फिर दूसरों को नहीं भेजूंगी, क्योंकि दूसरा जाएगा वहाँ कोई बदतमीजी कर ले, कोई लड़ाई झगड़ा कर ले, तो वो जिजमान में फिर क्या है कि अच्छा नहीं लगता, तो ये जिजमान को हैंडल करती है, ये जानती है माली समाज में ये जाती है, अभी मेरे तो उस चक्कर में ये जाती है उस इलाके में। अच्छा बिंदिया जी, काफी देर से बैठी हूँ, मैंने आपसे बात नहीं की। आपका भी शो में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप इनके चेले हैं, एज ए गुरु जिस तरह इनके स्वभाव के बारे में आप हमें क्या बताने चाहेंगे कि आप इनके अंडर में रहती हैं, इनके मार्गदर्शन में चल रही हैं, आप इनके बारे में कुछ बताइए। मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, कम से कम मैं 10 साल की उम्र में मेरे गुरु के पास में आई। अच्छा ठीक है ना, आज कम से कम 20-22 साल हो गए मेरे को इनके पास में, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, आपके अलावा और जो चेले हैं साथ में, उनका भी यही अनुभव है? सबका यही अनुभव है, मैं मेरे गुरु से खुश हूँ। ठीक है ना, और मेरे गुरु भी मेरे से बहुत खुश हैं जी। अभी कुछ लोग हमारे बारे में बदनामी कर रहे हैं। ठीक है ना जी। अच्छा हाँ, यहीं पे मेरा आप दोनों से एक सवाल है। अभी न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही थी, मार पिटाई को लेकर, आपकी जान को खतरा, ऐसे काफी इश्यूज हमने देखे थे, आप पे हमले भी हुए जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन में है। तो ये जो सब उतार चढ़ाव आ रहे हैं अभी आप लोगों की जिंदगी में, ये किस लिए आ रहे हैं, क्या है ये मुद्दा? ये है कि हम शांति से जोधपुर में, जो जोधपुर की किन्नर है बहुत अच्छे हैं, हम शांति से अपना पेट भराई कर रहे हैं, शांति से हम लोग कुछ रहे। उसमें क्या है कि बाहर के किन्नर हैं जो पेट भरे के अपने पेट के लिए, बाहर के किन्नर जो हमारे जोधपुर में आ चुके हैं, वही हमारे आपस को लेके लड़ाई कराते हैं, और वही आपस में अपनी रोटी गर्म करने के चक्कर में हम लोग आपस को, भाइयों को जो भाई बोलते हैं, आपस के भाई होते हैं, बरोबर के हम भाई हैं, आपस में हमारे को लड़ाई करा रहे हैं और वो अपनी रोटी गर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सरकार से मांग भी की है कि ये जो बाहर के किन्नर हैं, जो मैंने सब जगह कलेक्टर ऑफिस भी मैंने ये विज्ञापन दिया, मैंने कचेरी में भी मैं सब जगह जाके विज्ञापन दे के आ चुकी हूँ कि बाहर के किन्नर पे बंदिश लगाई जाए। बाहर के किन्नर ऐसे हैं जो हम दोनों भाइयों को लड़ाकर अपना पेट भर रहे हैं। अब बाहर के किन्नरों ने अभी देखो मेरे ऊपर अटैक किया, तो मेरे कितनी चोट आई है। अभी 1 महीना हो गया मेरे साथ में, बहुत बड़ा बहुत मेरे साथ में हुआ है हादसा जी। ये बिंदिया बुआ, ये मेरा शरीर है जी जी, ये बिंदिया, ये मेरी पीठ है पीछे की, ये मेरा हाथ है। जी, यानी आपके साथ शारीरिक नुकसान भी पहुंचाया गया? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा मेरे साथ में हो रहा है। फिर भी मैं यही चाहती हूँ कि हमारा भाईचारा रहे, और हम लोग किन्नर समाज के हैं, हम नहीं चाहते हैं कि देखो जनता के पास या जोधपुर के जितने भी जिजमान हैं वो ये सोचे कि भाई इन किन्नरों में आपस में इतनी लड़ाई, इतनी फूट है, तो कल को मैं खुद नहीं चाहती कि हमारी एक छवि खराब हो, कोई गलत प्रभाव पड़े जजमान पर आप लोगों के खराब। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जितने भी, और ये मेरा एक संदेश है, पूरे मेरे जिजमान लाइव देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि हम ये चाहते हैं कि हम, हमारा किन्नरों में आपस में तूता होती है, तो उसमें हम लोग अपना आप ही निपटारा कर लेते हैं। आपसे ये बात का, आप कोई बात या कोई भी कोई मेरे बारे में गलत कहता है तो आप छानो पहचानो। आज तक मैंने जोधपुर के अंदर, मेरे को इतने 18 साल हो गए मेरे को ये गद्दी संभला हुए, आज तक मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, और ना मैंने कभी कुछ ऐसा करा है कि मेरे जिजमान मेरे से खफा हो जाए या मेरे जिजमान मेरे को देख के ये गलत सोचे कि कांता बुआ ऐसी है। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने देखो हमेशा जनता की मैंने सेवा की है, हमेशा मैंने हर लोगों का, जिजमान का मान रखा है। जैसे जिजमान ने जो दिया मेरे को, मैंने वो मेरे सर का ताज लगा के मैंने मेरा पेट भरा है। और आज भी ये चाहूंगी, मेरे जिजमान से हाथ जोड़ के, ये जोड़ी फुला के ये कहूंगी कि मेरी छवि को नाश कर रहे हैं बाहर के किन्नर हैं, कुछ बाहर के हैं जो मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनको छानो पहचानो और उनकी आईडी प्रूफ चेक करो, वो कहाँ से हैं, कहाँ के हैं, मैं उनको नहीं जानती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि अपने राजस्थान में एक भाईचारा रहे हमारे किन्नरों का, और हमारे जितने भी किन्नर है, उस पार्टी के, इस पार्टी के सभी किन्नर आपको दुआ आशीष करते रहे, जोधपुर के सब जिजमानों को। और मैं यही चाहूंगी कि हमारे जितने भी जिजमान है, देखो ये मेरी चेला बिंदिया, इसका शरीर देखो, बादी का इसका शरीर है, आज इतना बड़ा बड़ा हादसा हो चुका है ना, कल को कुछ हो जाए कर जाए। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद सिकल, सूरत वगैरह सब देखो, आईडी प्रूफ भी चेक करो, वो लोग कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है ना। आप उनको देखो, उनकी आईडी चेक करो, उसके बाद में नेक दो,
चाहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ वो बाहर के किन्नर है, राजस्थान की बात नहीं है, वो लोग पता नहीं कहाँ के किन्नर है, मैं उनको खुद को भी नहीं जानती हूँ, है ना। तो मैं ये चाहूंगी कि उनकी आईडी प्रूफ चेक की जाए, उनका लाइसेंस चेक की जाए, जिस तरीके से मेरे गवर्नमेंट द्वारा मेरा लाइसेंस है, तो मैं ये चाहूंगी। मतलब आपके कहने का है कि जो नकली किन्नर बनकर आते हैं उनके पास लाइसेंस या आईडी प्रूफ होना बेहद जरूरी है। तो आपके और आपके चेलों के पास हर तरह के दस्तावेज मौजूद हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आप प्योर एक किन्नर हैं। जैसे हमारा पहचान पत्र, सबसे पहला हमारा पहचान पत्र कांता बुआ महादेव नगर माजिसा भवन 400 प्लॉट नंबर, मेरे पहचान पत्र पे लिखा रखा है, जोधपुर का मेरा पहचान पत्र है। तो मैं ये चाहूंगी कि उनका भी पहचान पत्र चेक किया जाए। और आपको क्या ऐसा लगता है कि जोधपुर में रहकर आप और अच्छा कुछ कर सकती हैं जोधपुर वालों के लिए? ऐसा कुछ आपने कुछ प्लान कर रखा है? मेरे तो दिल में यही है कि जब तक मेरी जो उम्र है वो सिर्फ एक समाज सेवा में मेरी उम्र निकले। मेरे को 10 साल हो गए, मैं तो मांग खाना भी छोड़ रखा है, मैं तो बस्ती में भी नहीं जाती हूँ। जी, ये चीज मुझे आपसे पूछनी थी और ये बहुत वाकई में बहुत तारीफ करने वाली बात है फॉर दिस एप्रिसिएशन, क्योंकि अब जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मैंने ये सुना था कि कांता बुआ अब इस चीज को थोड़ा सा अलग दोराय पे ले जा रही हैं कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े होकर कमाइए। ये जो मांगने का जो प्रोसीजर है वो आपने बेहद कम कर दिया, उस चीज पे आपका रुझाव कम हो गया है। तो इस चीज को हम भी काफी काबिल तारीफ मानते हैं कांता बुआ। देखो, मेरे को 10 साल हो गए, मैंने ये बस्ती में जाना छोड़ दिया। मेरे चेले बस्ती में जाते हैं, इन चेलों को बस्ती सौंप दी कि भाई तुम मांगो खाओ, है ना। इनको भी ये समझाती हूँ कि बेटा जिस तरीके से जिजबान को तुम ढालोगे वैसे जिजबान ढलेगा। आज अपनी छवि, जिस तरीके से मैंने अपनी छवि जमाई है जिजबान के सामने, वैसे तुम भी समझो। मैं रियल में आप महादेव नगर में कभी मेरे जिजबान से खुला लाइव देख रहा हूँ, जिजबान से भी हाथ जोड़ के विनती है, वैसे भी आते हैं झाड़ा दिलाने, मेरे वहाँ पे घर पे आते हैं। तो मेरे गाय हैं, 5-7 गायें हैं, मैं गाय की सेवा भी करती हूँ, दूध भी काटती हूँ, दूध भी बेचती हूँ, दूध के पैसे भी आते हैं, उसमें मेरा दवाई दारू वगैरह जो भी इलाज वगैरह करा लेती हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मैं पहले से स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे धीरे धीरे जो हमारी जो पीढ़ी, जो अभी की नई पीढ़ी जो चल रही है, वो पहले से सोच ले कि ये सरकार क्या पता कैसा टाइम आएगा, कैसा समय आएगा, क्या पता सरकार नौकरी का कहे। तो उनको पहले से इनको स्टोन कर रही हूँ इस चीज के लिए कि आप स्टोन हो इस चीज के लिए, क्योंकि देखो अभी समय बदल रहा है। अगर बाई चांस मान लो वैकेंसी निकलती है, क्या वैकेंसी निकली है राजस्थान में, जोधपुर से वैकेंसी निकल गई कि किन्नरों को नौकरी की, भाई अभी भीख खाना, ये बदई में जाना, ये मांग खाना बंद हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसीलिए इनको स्टोन कर रही हूँ कि देखो मैं ये देखो दूध काटती हूँ, उस दूध को बेचती भी हूँ, उसी पैसे से मैं मेरी भी समझ लो मेरे इलाज है वगैरह, मेरे को शुगर भी है, हार्ट पेशेंट भी हूँ मैं। तो मेरे ना क्या नाम मैं सब करती हूँ। तो इनको समझाती हूँ कि थोड़ा ताली के अलावा भी काम भी करो, साइड में कोई भी काम करो, कोई कढ़ाई का काम करो या कोई चुन्नी का, कोई कभी धीरे धीरे तुम काम करो, स्टोन हो काम कर करके। तो आपको फिर काम, जब कभी कोई काम मिलेगा तो उसमें आपको बाहर नहीं लगेगा। अच्छा बिंदिया जी, हमने तो हमेशा कांता बुआ को मुस्कुराते देखा, कभी डांट वाट खाते हैं आप लोग? कभी इनका रौद्र रूप देखा आपने गुस्से वाला? हाँ कभी कभी है, लेकिन इतना नहीं करते, हमारे को वैसे ही रखते हैं। जैसे वाकई में सच बोल रही हैं आप कि स्टूडियो में बैठे हैं इसलिए आप ऐसा मक्खन लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे को बहुत खुश रखते हैं, हर चीज से खुश रखते हैं ये जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जैसे आपने गायों की और दूध की बात कही, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि गौ रक्षा को लेकर भी, गौ सेवा को लेकर भी आप काफी कुछ कर रही हैं, तो उस फील्ड में आप क्या कर रही हैं आगे? मैं सबसे पहले ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को गौ रक्षा अभियान के प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा, है ना। ऐसा कोई किसी को नहीं मनाता है और ऐसा कोई किसी के पास में नोटिस, ऐसा कोई किसी के लिए कुछ नहीं जाता है। पता नहीं, उन्होंने मेरी छानबीन भी की हुई, छानबीन करने के बाद में भी मेरे को फिर उन्होंने फोन करा, फिर मेरे को सर्टिफिकेट भी दिया इस चीज का, और मेरे को एक मेरे लाइसेंस भी दिया, गौ रक्षा अभियानी का मेरे को लाइसेंस भी दिया, ठीक है ना। और मैं सच्चे तन मन से इस चीज को लेके काम भी करी हूँ। मैं देखो मेरता भी गई मैं, ठीक है, मैं जोधपुर के गौशाला भी घूमी, मैं अपने जोधपुर के गौशाला के सब जगह में चक्कर काट के आ चुकी हूँ। वहाँ पे मैंने उन लोगों को यही समझाया कि भाई गौ माता है, जिस तरीके से अभी बरसात में देखो, जो बरसात की सीजन थी, गौ माता को लेके बहुत से सवाल उठे गए, कोई क्या बता रहा, कोई क्या बता रहा। मैं खुद इतनी बरसात के अंदर गई हूँ और जो मैंने वीडियो बना के डाली वो एक सच्चाई थी, और मैंने लाइव भी चला के दिखाया था जनता को, क्योंकि देखो कि जो जिस तरीके से गौ रक्षा की, जिस तरीके से उनको अपने माताजी बोलते हैं मारवाड़ में, जी
गाय को एक माँ, गौ माता, जो एक माता का एक पूरा समझ लो कि माता का एक वरदान है, अपने उनको माता जी भी मानते हैं। और गौ माता से हर चीज जो उनके शरीर में से जो निकलती है वो चीज को भी पूजा होती है ना। तो मैं ये मानने की कोशिश करती हूँ कि देखो जिस तरीके से ये जगह जगह ये गौशाला खोल के बैठे हैं, है ना, बरसात में कीचड़ में उनके पग में कीड़े पड़ गए थे, मैंने पूरा लाइव चला के दिखाया था सबको, और ये भी कहा था कि भाई ये जिस तरीके से जो पैसा आप दे के जाते हो वो पैसा मत दो वहां पे, कोई बजरी डला दो, कोई छीने डला दो, कोई क्या डला दो, और वो उस तरीके से जैसे अपने मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनता है, वैसे मेरी बात सुनो, गौशाला इस तरीके से बनी जाए, बरसात में कीचड़ विचड़ में गाय के वगैरह के उनके खराब नहीं। तो मैंने बहुत अच्छा तरीके से काम किया है, और मैंने लाइव में उनको जनता को भी दिखाया है, सबको दिखाया है कि देखो जिस तरीके से ये हो रहा है। जी, हमने सोशल साइट पे देखा है, इसमें वीडियोस आपने डाले हैं जिसमें आप गौ सेवा के लिए वहां पर गई हुई निरीक्षण कर रही हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे है, जैसे कि आपने शुरू में बोला कि जब आप बचपन में आपको ये महसूस हुआ कि आप किन्नर हैं, तो एक कड़वा अनुभव उस वक्त तो महसूस होता है, लेकिन आज जब आपने इतना सफर तय कर लिया है, तो क्या आप खुद को मन ही मन गौरवान्वित महसूस करते कि नहीं, मैं किन्नर हूँ, उसके बावजूद मैं इस मुकाम पर आई और अब मैं अपने पीछे आने वाले अपने चेलों के लिए भी कुछ ना कुछ कर रही हूँ? कभी गर्व होता है? आज आपने ये सवाल करा है, मेरी चुप्ती नस पे डायरेक्ट ही डाल के हमला कर दिया। आज आपने मुझे आपसे कुछ भी पूछ सकते है ना, आप पूछो। ऐसा है कि किन्नर सबके लिए हंसता है, किन्नर सबके लिए खुशी में, सबकी खुशी में हंसता है, दुख में भी उनके साथ में, जनता के साथ में बैठ के जिजबान के पास में रोता है जब उनके कभी बच्चे के कुछ हो जाता है। तो और किले में जब इतना बड़ा हादसा हो गया था बच्चे को लेके, तो हमने भी बरोबर में हमने भी शोक मनाया था, हम भी काम पे नहीं गए, हम भी घर बैठे रहे, हमने भी बरोबर में शोक मनाया, एक एक घर में जाकर उनको दिलासे दी, दुआ आशीष करी, उनके लिए क्या जो हमारे पास में दुआ आशीष के अलावा तो कुछ है नहीं, तो दुआ आशीष भी करी। तो उसी तरीके से आज मेरे ऊपर एक सवाल है, जब होली दिवाली होती है, ईद त्योहार होता है, तो आज हमारे भी दिल में एक उमंग जगती है कि आज हम भी हमारे परिवार में होते हैं, पटाखे फोड़ते होते हैं, मिठाई खाते होते हैं, आपस में एक दूसरे किन्नर को देख के दिल बहला लेते हैं। पर मैं मन में यही सोचती हूँ, मेरा सोचना यही है कि भगवान कभी भी किन्नर पैदा नहीं करे, रियल में कह रही हूँ, ये सच है बात कि किन्नर पैदा नहीं करे, क्योंकि देखो किन्नर का दर्द किन्नर ही समझेगा, कोई नहीं समझ पाएगा। हम लोग हंसते हैं, जिजमान के आगे हंसते ही रहेंगे, हंसते ही रहेंगे, हम कभी नहीं रोएंगे जिजमान के आगे। क्यों नहीं रोएंगे? कि अगर हम रोएंगे तो जिजमान का आप सुगन माना जाएगा, जिजमान कहेंगे तो आप सुगन कर गए, तो हम हंसते ही रहते हैं, चाहे हम दुखी हैं, चाहे हम बीमार हैं, चाहे सीमार हैं, चाहे हमारे शरीर में कुछ भी दर्द है, कुछ भी है, फिर भी हम जिजमान के घर जाएंगे तो हंसेंगे, जिजमान को हंसाएंगे, है ना। मैं मेरा ही कहती हूँ, मेरे चेले ही तलक भी बात नहीं करी, मैं मेरा ही कहती हूँ कि मेरे को कभी शुगर तेज हो जाती है, कभी मैं इतनी बीमार होती हूँ, फिर भी कोई जिजमान आता है कि बुआ झाड़ा दिलाने के लिए आता है, आज तो भी झाड़ा दूंगी, बुआ कैसे हो? मैं क्या ठीक हूँ साहब, भगवान आपको खुश रखो। बीमार में भी हम उसको जिजमान को दुआ देंगे और हंस के उसके माथे पे हाथ फेर के उसकी अला बला लेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है, आप खुद ही सोचो। जी अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जोधपुर की जनता, दर्शक जो आपकी यजमान है, उन्हें आप क्या दुआएं देना चाहती हैं या फिर क्या संदेश देना चाहती है 24 न्यूज़ प्लस के माध्यम से आज? मैं सबसे पहले हमारी जितनी भी जोधपुर की जनता है और जो जोधपुर की जनता मुझे प्यार करती है, सबसे पहले हाथ जोड़ के उनसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आपकी कांता बुआ, आप इतना प्यार करते हो और हमेशा इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखना। आप ही मेरे माँ हो, बाप हो, परिवार हो, मेरे लिए भगवान हो, क्योंकि रोटी देवाल हो, मेरे जिजमान हो, आप मुझे इतना प्यार करते हो। सबसे बड़ी बात तो वही है। इतना सब कुछ हुआ अखबारों में और फेसबुकों पे, क्या क्या किस किस ने मेरी फोटोएं मना के डाली। मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, बाहर के किन्नर है, क्या पता कहाँ के हैं, मैं उनको जानती नहीं। उन्होंने मेरी कैसी फोटोएं मना के फेसबुक पे भी डाली, अखबारों में मेरे लिए झूठा सच्चा कह लिख के डाला। तो फिर भी मेरे जिजमान मुझे प्यार करता है, मेरे को कभी जिजमान ने उलवा नहीं दिया। इसी तरीके से आप भरोसा बनाए रखना। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, मैं कभी निराश नहीं करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जोधपुर के अंदर कि आपको बुरा लग जाए। और आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि सबसे पहले कि जब भी कोई जिजमान के घर पे कोई भी किन्नर आता है तो सबसे पहले उसकी आईडी पूरी चेक करो, वो कहाँ से आया है। बस यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और अगर मैं गलत हूँ और मेरी आपने गलती देखी है तो आपको पूरा अधिकार है, पूरा हक है कांता बुआ को भी डांट मारने का।
मैं बस यही चाहूंगी जजमान से। अच्छा, कहा जाता ना, कहावत है, सांच को आँच नहीं है, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है। अगर कोई गलत चीज करता है तो उसकी सजा भी उसे यही मिलती है। हम तो यही जानते हैं कि हमने आपको बहुत करीब से देखा है और काफी टाइम से आपको देखते आ रहे हैं, जिस तरह आप समाज सेवा कर रही हैं। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के पीछे भी आपका जो लॉजिक है कि आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, चाहे वो बालिका हत्या को रोकना हो या फिर लड़कियों को पढ़ाने की तरफ जो आपका रुझान है, वो बहुत अच्छा है और उससे हम भी काफी हद तक मोटिवेट होते हैं। और जैसे कि आपके चेलों के भी ये बयान है आपके लिए बहुत अच्छे कि भाई आप आगे बढ़ रही हैं और आप उन्हें भी आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, वो भी बहुत अच्छी है। कांता बुआ, आप स्टूडियो में आई और आपने इतनी देर हमसे बात की और खासतौर पर हमने किन्नर समाज को इतने करीबियत से जाना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 24 चैनल से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आपने मेरे को बुलाया और आपने मेरा जिस तरीके से ये लाइव चलाया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी जितनी भी देशवासी, जितनी भी हमारे जोधपुर के जो जजमान है, जो मुझे प्यार करते हैं, वो सदैव प्यार बनाए रखना। अगर मेरी गलती है तो मुझे खुद डांटी मारो, मैंने कभी कुछ नहीं किया। इतना साल हो गए आप लोगों के लिए, आज तक कांता बुआ इसी जोधपुर के अंदर 18 साल हो गए गद्दीपति में बैठी हूँ, महादेव नगर में मैं रहती हूँ। कभी मैंने कोई गुनाह नहीं किया, नहीं कभी कोई गलती की है। और अगर मेरे बच्चे से भी गलती हुई हो तो आप उनको माफ करो। और आप मेरे जजमान हो, मैं हाथ जोड़ के ये कहूंगी, भगवान सदैव मेरी दुआ से आप फल फूले रखो, भगवान आपकी तबीयत ठीक रखो, आपके बच्चे हैराती रहो और भगवान करे जल्दी सेरा बंद है और आपकी अल्लाह बला सब दूर करे। और भगवान करे ऐसी भी सरकार जल्दी आए कि बच्चियों के लिए आगे बढ़ने का एक जरिया बन जाए। जय हिंद, जय भारत। ये थी कांता बुआ, गादीपति, जोधपुर किन्नर समाज। और आज उन्हें बहुत करीब से हमने अपनी इस एक मुलाकात लाइव शो में जाना। अगले सप्ताह हो सकता है हम किसी खास मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो जाएं। आपकी होस्ट उदो शिल्पा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राम राम सा, मैं जोधपुर से कांता बुआ, राजस्थान की गद्दीपति सा, सरपंच सा। मैंने अभी हाल ही में इनको केले किए हैं। राम राम सा, राम राम। मैं हूँ रोशनी बुआ। मैं हूँ बाबली बुआ। इनको मैंने सरदारपुरा मांग खाने के लिए दिया है, उसको मैंने आशीन वोट दिया है मांग खाने के लिए। और ये सब मेरे चेले हैं, इनकी शिकल देख लो, इनके सिवा 1 रुपया भी कोई भी आए तो मत दो। मातृशक्ति यदि नहीं बची तो बाकी यहाँ रहेगा कौन? प्रसव वेदना, लालन पालन, सब दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानवता को त्यागो, फिर ये उत्तर दो, इस नन्ही सी जान के दुश्मन को इंसान कहेगा कौन? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ अभियान से जुड़े किन्नर गुरु कांता बुआ की आमजन से एक विनम्र अपील।